दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू में। और इस समय हम अगर बात करें तो जम्मू के अंदर एक और विवाद जो है वो सुर्खियों में है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस करने वाले छात्रों को लेकर जो सीट एलोकेशन है उसके लिए जम्मू के अंदर विवाद ये बना हुआ है कि जम्मू के स्टूडेंट्स या जम्मू के लोगों के साथ एक बार फिर से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरह का ये मतभेद है, उसे लेकर हम बातचीत जरूर करेंगे। इस समय हमारे साथ सर्वशक्ति सेना से स्टेट प्रेसिडेंट राजन गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत जो है वो की जाएगी कि आखिरकार जो सीट्स जम्मू के युवाओं को, जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए थी, अधिकतर वो बहुत कम संख्या में एलोकेट की जा रही है। 40-42 के करीब बताया जा रहा है अभी रफली जो आंकड़ा है वो कश्मीर के लिए है, और एक सीट सिख कम्युनिटी और बाकी जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए है। ऐसे में इस चीज को ये कैसे देखते हैं और आने वाले समय में कितनी बड़ी समस्या जो है वो जम्मू के युवाओं के लिए हो सकती है अगर इस पर जल्द कोई उचित फैसला नहीं लिया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। सर, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? इसे लेकर इस समय सियासत भी गरमाई है और काफी हलचल जो है वो हो रही है। धन्यवाद आपका अजय जी। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपने इशू ये बता रहे हैं माता वैष्णो देवी का, ये जब नाम ही माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, इसमें आप देख लीजिए कि हिंदुओं का जो पैसा है वो लगता है, ना कि इसमें गवर्नमेंट फंडिंग होती है। बाकी वाली यूनिवर्सिटियों में देखा जाए, जैसे जामिया है या दूसरी मोहम्मडन यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से सेंटर फंडिंग करता है, स्टेट फंडिंग करती है, वहाँ पे पैसा आता है और वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये लोगों का चढ़ावा है, माता वैष्णो देवी में जो जाता है हिंदुओं का चढ़ावा जाता है। और यहाँ पे मेरा मानना है, पर्सनली मानना है कि यहाँ पे 100% जो होनी चाहिए इंटरेस्ट वो हिंदुओं की होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के प्रति जो यहाँ पे आस्था है लोगों की, माता वैष्णो देवी आते हैं। और गवर्नमेंट बनने के बाद, पहले तो ठीक थी एलजी साहब की जो गवर्नमेंट थी, उसमें तो ठीक था, गवर्नमेंट अच्छी चल रही थी। अब जब से ये यूटी की गवर्नमेंट बनी है तब से ये देखो डिस्क्रिमिनेशन की हद इस कदर हो गई है कि अब आप लगा लो कि 80% बच्चे वहां के आ रहे हैं और 20% 80-20 का इशू क्रिएट कर दिया है। 80-20 में 82% वहां का कश्मीर के बच्चे हैं और 18% हमारे हैं। हम यहाँ माइनॉरिटी में बैठे हुए हैं, जब कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू में तो हिंदुओं की तादाद देखो ना कितने प्रतिशत है। अगर यही कांड कहीं कश्मीर में हुआ होता था, इस वक्त पूरी सड़कें वहां पे जल रही होती, लोग एक एक आदमी घर से बाहर आया हुआ था और एक आज एक दिन में लिस्ट वो वापस हुई होती। लेकिन यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है इस यूनिवर्सिटी में कि जो बैठी है वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अभी तक। अगर किसी ने कुछ किया है, डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट ने की है, लेकिन लोग तो हमारे बैठे हुए ना वहां पे। सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका क्या रवैया है इस बारे में? सेंटर ने भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। झूठी गवर्नमेंट हमारी वैसे इस पे बयान नहीं देगी, क्योंकि वो उन्होंने कल भी वहां नगरोटे में बयान दिया कि हम ये सीट जीते या नहीं जीते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के मुद्दे के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जैसे कि इस वक्त जम्मू के हालात खराब है, पूरे जम्मू शहर में जाम लगा हुआ है। यही जाम अगर कश्मीर में लगा होता तो 2 दिन में पूरी गवर्नमेंट ने वहां की सड़कों को प्रिपेयर करना था। लेकिन आज ही वहां 2 महीने हो गए हैं, फोर्थ ब्रिज टूटे हुए, सड़कों का बुरा हाल है। जहां पे भी चले जाओ आप, चाहे छन्नी चले जाओ, चाहे हाईवे पे चले जाओ, यहाँ पे नहर पे चले जाओ, जहां पे भी चले जाओ, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। क्या लगता है आपको, स्टेट जब थी तो स्टेटहुड था और यह सरकारें ये कहती थी, और केंद्र सरकार की, बीजेपी की हम बात करेंगे यहाँ पर, कि जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, यूटी बनाया जाएगा, केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल होगा, आतंकवाद कम होगा। लेकिन जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं। लिस्ट जो है कई सालों से निकलती नहीं है गवर्नमेंट की। ऐसे में ये कितना बड़ा प्रहार जम्मू के युवाओं के भविष्य के ऊपर है? देखिए, ड्यूटी बना था, सबने ढोल नगाड़ों के साथ उसका वेलकम किया था। ड्यूटी के फायदे हमें क्या हुए, पहले इसकी डिटेल पूछे। 9 ड्यूटी है हमारी कंट्री में, वहां के फायदे देखो, दिल्ली देखो, चंडीगढ़ देखो, केरला देखो, वहां के फायदे देखो, और हमारे देख यहाँ पे यूटी में, जम्मू कश्मीर में देखो, यहाँ और वहां का फर्क देखो कितना है। जो यूटी के फायदे होते हैं वो तो हमारी जेएनके को मिला ही नहीं है। बाकी रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, वो डिस्क्रिमिनेशन तो पहले भी था। और जम्मू के युवाओं को अगर इतने प्रतिशत वहां कश्मीर में सीटें मिली होती तो आज कश्मीर जल रहा होता, टोटली कश्मीर बंद होना चाहिए था। दरबार मूव को लेकर देखा जब आपने कि उन्होंने ऐसे बयान किया कि जैसे जम्मू के पूरे लोग
कश्मीर पे ही जी रहे हैं। 4 साल से दरबार मूव बंद था। क्या जम्मू के लोग खाना नहीं खा रहे थे? जम्मू के लोग जी नहीं रहे थे? काम नहीं कर रहे थे? लेकिन दरबार मूव आया, ऐसे इन्होंने हाइप किया उस चीज को कि सारा कश्मीर जो है वो जम्मू में आ गया और सारा जम्मू फुल फाल गया है। लेकिन जम्मू के जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो अपने काम पे है। अगर वो चंद कश्मीर व्यापारी आए हैं यहाँ पे, मुलाजिम आए हैं, 2-4 बाजारों को जम्मू में फर्क पड़ेगा जो मेन सिटीज में है। आउटस्कर्ट्स में इसका क्या फायदा होगा इसमें? उल्टा जहाँ पे जो जमीन की है, जमीन की जो व्यवस्था है, वो वहां से आएंगे खरीदेंगे। हमारा कोई एक भी जम्मू का व्यक्ति बताइए जिसने कश्मीर में जगह ली हो। आज तक मिला कोई आपको व्यक्ति जिसने जम्मू में जगह, वहां कश्मीर में जगह ली हो? वो आएंगे यहाँ पे, इस वक्त जगह भी लेंगे, अपने मकान भी बना जाएंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीना वहां रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन तो हर चीज के साथ हमारे साथ यहाँ हो रहा है। बाकी ये जो आपने माता वैष्णो देवी का बोला, हमने इसमें उच्च अधिकारियों से भी बात चल रही है हमारी। क्या लगता है सर, लीडरशिप की कमी है क्या? जम्मू के 28 एमएलए बीजेपी के चुने जम्मू की जनता ने, उसके बाद केंद्र सरकार भी ये कहती रही, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे कि जम्मू के युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी नई सरकार बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू से बेशक उनकी पार्टी को बड़ा समर्थन नहीं मिला चुनावों के दौरान, लेकिन किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। किस तरह से आप राजनीतिक पार्टियों को देखते हैं? क्या राजनीति जम्मू के ऊपर हमेशा से होती आई है, या आपको लगता है कि कुछ फर्क भी अभी पड़ा है? नहीं, जम्मू के जो 28 एमएलए जीते हैं उनकी अब क्या बात करें। जम्मू का मुद्दा उठाने के लिए कोई भी मतलब के बाहर नहीं आ रहा है। सब पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर कहा जाए कि जैसे जम्मू में कुछ काम करना है, जहाँ असेंबली में जाके इन्होंने कोई बात रखनी है जम्मू की, वो बात नहीं रख सकते। 7 दिन की असेंबली चलिए, कौन सा काम हुआ है? एक तनख्वाह बढ़वाने के सिवाय कोई और बिल पास हुआ वहां पे? जम्मू के जो मेन मुद्दे हैं वो किसने रखने हैं? अगर जम्मू के लोगों ने 28 एमएलए या 29 एमएलए जिता के भेजे थे तो जम्मू की बात रखने के लिए भेजे थे। लेकिन जम्मू की बात रखने वाला वहां पे कोई नहीं है। वो हक छीन के लेते हैं और हम मांग भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बात रखने का एक सलीका, एक अदब है। हमारे जो एमएलए साहब हैं, चलो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मतलब अपने वार्ड में ही काम अच्छा कर रहे हैं। बाकी जम्मू की ठोस बात करने के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि चाहिए कि हम जम्मू की बात रखेंगे, असेंबली 8 दिन रखी है, जम्मू के मुद्दे उठाएंगे, जम्मू के जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है, हमारे लोगों के साथ हो रही है, नौकरियों में हो रही है, रोड्स में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बाकी चीजों में हो रहा है, उसको उठाने का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे खाली वो दूसरे अपने अपने वार्ड्स में काम करवा रहे हैं, दूसरी बार सीट के लिए जीत रहे हैं, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा यहाँ पे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी मतलब दो तरीके से सरकारें यहाँ चल रही हैं। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी भी स्तर पर होता है, कोई भी चीजें यहाँ पर लाई जाती हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो या अन्य चीजें हो, तो लोगों का यह मानना है कि उपराज्यपाल बाहर से आए, उन्हें यहाँ का सिस्टम जो है वो नहीं मालूम है। यहाँ के सिस्टम मालूम ना होना, या फिर उमर अब्दुल्ला का यहाँ से चीफ मिनिस्टर बनना, आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को तो मालूम है कि जम्मू के अंदर क्या हालात हैं, अगर एलजी महोदय को नहीं मालूम? लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी एलजी महोदय के डायरेक्ट आता है। किस तरह से आप देखते हैं, इसमें क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, हमारा मानना है कि जो एलजी साहब का एक दौर था ना, वो स्वर्ण युग था जम्मू के लिए। कहीं भेदभाव नहीं था। जम्मू को लोगों को नौकरी में मिल रही थी, हर चीज में 50-50 का चल रहा था। जो काम था, ऑनलाइन काम चल रहा था। अब यहाँ पे ये हो गया, पैरेलल दो गवर्नमेंट चल रही है। एक एलजी साहब की गवर्नमेंट चल रही है, एक उमर साहब की गवर्नमेंट चल रही है। अगर यहाँ से कोई काम होता तो वो नहीं होने देते, वहां से कोई काम होता ये नहीं होने देते। ये दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। आम जनता पिस रही है। आम जनता इसमें पिस रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें आम जनता पिस रही है। एलजी साहब की गवर्नमेंट थी ना, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जो ऑनलाइन जॉब निकली थी वही हो रहा था। और हमारे जम्मू में भी उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी चीज के प्रति उस लोगों में रोष नहीं था कि ये वाला काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन काम निकला, ऑनलाइन जॉब हो रहा था, ऑनलाइन रिजल्ट निकले थे, हर चीज ऑनलाइन थी। अगर ठेकेदारी भी हो रही तो ऑनलाइन टेंडर निकले थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन ये एक साल हो गए सरकार को बना हुए। अब आप एक साल में देख लीजिए डिस्क्रिमिनेशन कितनी हो रही है। ये 82% जॉब वहां पे निकाला माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी में। 42-50 में से 42 लड़के बाहर से लगे हैं कश्मीरी। एक सिख बच्चा लगा है, 7 हिंदू लगे हैं। नाम है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। पैसा आता है चढ़ावे का, सनातन धर्म का पैसा आता है, हिंदुओं का पैसा आता है। लेकिन वहां पे आएंगे बच्चे कौन? बाहर से 42 कश्मीरी।
हर चीज में यहाँ इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ये मुद्दे को ऊपर तक लेके जाना चाहिए। हम एलजी साहब से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसको लेके कोई ना कोई आर्डर निकालें। और जो हम कहते हैं कि हम यहाँ मिनॉरिटी में हैं, हमें लगता नहीं है मिनॉरिटी में, क्योंकि 80% बच्चे वहां के आ रहे हैं, कश्मीर के आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के जवाब कहाँ से जाएंगे। बिल्कुल। हमारा यही मानना है कि एलजी साहब को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ऑर्डर करना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों का विकास होना जरूरी है, लेकिन जब बात जम्मू की आती है तो आज से नहीं, बरसों से जम्मू के अंदर भेदभाव की स्थिति हमेशा रहती है और ये जम्मू के लोग कहते हैं, जम्मू के निवासी कहते हैं। लेकिन जब श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि एक ट्रस्ट है, जो कि सनातनियों से चलता है, उस ट्रस्ट के अंदर जो पैसा आता है जिससे कि तमाम कारोबार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभिन्न जो विभाग है उनका होता है, तो ऐसे में जब जम्मू के युवाओं की बात, जहां पर मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी है और माइनॉरिटी में जम्मू कश्मीर में है, तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। कई मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मुस्लिम छात्र जो है वो दाखिला ले सकते हैं। इसमें कोई धर्म के नाम पर कोई बांटने की बात नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं अलग अलग खित्तों की, उस पर भी सोचने की जरूरत है कि जम्मू के अंदर जहां नौकरियों की कमी पहली ही है, जम्मू डिवीजन के अंदर जहां अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है और युवा बेरोजगार हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह का आवंटन जो बिना सोचे समझे होगा सीटों का, तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे, राजनीति भी होगी और जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन भी होंगे। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।